आज बहुत से मसलों पर आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना है और उन तथ्यों को आपके सामने रखने के पीछे का मकसद यह है कि आप सच, एजेंडा, नैरेटिव, इन तीनों में फर्क कर सकें। देखिए, सियासत में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, चुनावी मुद्दों पर हल्के फुल्के तरीके से तंज करना, ये सब चलता है, समझ में भी आता है और लोगों को, वोटर्स को तो तुरंत समझ में आ जाता है। आप जो सियासी मुद्दे हैं उन पर तो हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो गहन सामाजिक मुद्दे हैं उस पर आप कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं आंकड़ों के लिहाज से, तथ्यात्मक तरीके से, वो आपको एक बड़ा लीडर बनाता है। हर नेता ऐसा करना चाहता है। चुनावी चाहे सरगर्मी हो या फिर राजनीतिक ये सियासत का माहौल, आलम यह हो गया है कि आरक्षण को लेकर आप याद कीजिए, अमित शाह जो बयान देते हैं उसको कैसे एआई का इस्तेमाल करके लोगों के बीच आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश की जाती है, इनफैक्ट बताने नहीं बरगलाने की कोशिश की जाती है कि अगर ये लोग आए तो संविधान को और आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब आप देखते हैं कि एक को सत्ता मिलती है और दूसरे को विपक्ष मिलता है, और विपक्ष में सत्ता पक्ष के निर्णयों की निगरानी करने की जिम्मेदारी मिलती है। फैक्ट्स की बात क्यों जरूरी है, आंकड़ों की बात जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे आपकी नीयत पता चलती है। नीयत कैसे? कि भाई आपने एक वादा किया, उस वादे को आप पूरा करने के लिए क्या तथ्यात्मक रूप से, फैक्चुअली वो काम कर पा रहे हैं? इन रियलिटी आर यू एबल टू डू इट और यू आर विलिंग टू डू इट? और इसके लिए नीयत की जरूरत होती है। भारत में चुनाव खत्म हुए 95 दिन बीत चुके हैं। केंद्र की सत्ता में इस वक्त बीजेपी है, विपक्ष भी मजबूत हो रहा है, सदन में मजबूती के साथ अपनी बातें रख रहा है, लेकिन मुद्दे वो आज भी, अभी भी चुनाव में जो इस्तेमाल किए गए थे उन्हीं को लेकर आ रहा है। उस मोड से वो बाहर नहीं निकला है। कौन? विपक्ष। राहुल गांधी लगातार बयानों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक मॉडल है वो कौन सा मॉडल है हम अभी भी खोज रहे हैं। भाई, राहुल गांधी एक मॉडल की बात कर रहे हैं कि ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर बेरोजगारी ना हो, ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर आरक्षण हो, कि जातिगत जनगणना हो, कि महिलाओं की सुरक्षा हो, कि जो ये मेक इन इंडिया की पॉलिसी है वो हो, सब लागू हो जाना चाहिए, है ना? ये मॉडल है उनका। और मॉडल की बात इसलिए क्योंकि 2014 में आखिरी बार देश में सत्ता परिवर्तन जब हुआ था तब कांग्रेस के पास केंद्र की सरकार का कामकाज था, बीजेपी के पास अपने चेहरे नरेंद्र मोदी का एक मॉडल था। कौन सा मॉडल था? गुजरात मॉडल। जनता को दोनों में एक को चुनना था कि अभी जो सरकार चला रहे हैं वो, या ये जो मोदी नाम का शख्स है जिसने एक मॉडल पेश किया है गुजरात का, इसे पसंद करना है। और जनता ने अपनी पसंद को चुन लिया। केजरीवाल ने भी पंजाब में क्या रखा सामने? कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना दिल्ली मॉडल रखा। मॉडल था वो। लेकिन मौजूदा दौर में क्या कांग्रेस केंद्र की सत्ता के सामने कोई ऑल्टरनेट मॉडल रख पाई है? चीन का मॉडल भारत में थोड़ी चलेगा, है? वियतनाम का मॉडल थोड़ी चलेगा, क्योंकि राहुल जी ये जानते हैं कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। जो मॉडल राहुल गांधी देश की जनता को दिखा सकते हैं वो क्या मॉडल है, बताइए मुझे। हिमाचल प्रदेश का हो सकता है, तेलंगाना का हो सकता है, या कर्नाटक का हो सकता है। ये तीन ही मॉडल है क्योंकि वहां 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। क्या इन 3 राज्यों में से कोई एक राज्य राहुल जो कह रहे हैं उसे ग्राउंड पर फैक्चुअली उतार रहा है? राहुल गांधी के मुख्य रूप से 2 चीजों को लेकर बातों को आपने सुना होगा। पहला यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समाज के 90% आबादी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, राइट राहुल जी? सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। और दूसरा है वो खटाखट मॉडल, यानी डायरेक्ट मदद लोगों के अकाउंट में पैसे डालकर, है ना? तो जातिगत जनगणना और आबादी को लेकर हिस्सेदारी पर राहुल इतने गंभीर है कि अमेरिका में उन्होंने कहा कि वो ऐसी जगह रहना नहीं चाहते जहां 90% आबादी को उसका असल हक ना मिले।
जाहिर है जब 3 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार का गठन हो रहा था, तब राहुल ने आबादी और हिस्सेदारी का पूरा ख्याल रखा होगा। ये तो एकदम मानकर ही चलना चाहिए कि जिस मॉडल को पूरे देश में वो लागू करना चाहते हैं, जहां उन्हें सत्ता मिली है उधर तो वो लागू करेंगे ही करेंगे। और इन दोनों मुद्दों का हाल क्या है कांग्रेस शासित तीनों राज्यों में, हमने उसके आंकड़े जुटा लिए। हिमाचल प्रदेश में कुल 11 मंत्री हैं। ये 90% हिस्सेदारी की मैं बात कर रही हूं। 11 मंत्री हैं कुल, जिनमें से सिर्फ 2 दलित हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में दलितों की आबादी है 27%। अब कर्नाटक आ जाइए, 34 मंत्री हैं कर्नाटक, इसमें सिर्फ 4 दलित हैं और 2 मुस्लिम हैं। आबादी के हिसाब से कर्नाटक में सबसे ज्यादा दलित हैं, 19.5%, 19.5%। उसके बाद नंबर आता है मुसलमानों का 16%। और कितने मंत्री हैं? 2। और तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हैं, 2 दलित हैं, 2 ओबीसी मंत्री हैं, मुस्लिम मंत्री एक भी नहीं है। जबकि तेलंगाना में 88% आबादी दलित है, ओबीसी है और मुस्लिम। और खास बात यह है कि तेलंगाना में रेड्डी जाति की संख्या सिर्फ, और ये जातिगत जनगणना को लेकर जो बार बार बातचीत चल रही है, कोई भी चेहरा हो सकता है, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मानना है। उसकी जाति से ज्यादा कितना वो काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण है, हम ये मानते हैं। लेकिन चूंकि जाति की बात चल रही है, तो तेलंगाना में रेड्डी जाति की संख्या सिर्फ 6% है, जबकि मुख्यमंत्री सहित राज्य में 4 मंत्री रेड्डी समुदाय के हैं। बताइए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहां है राहुल जी? और एक और इंटरेस्टिंग बात, इनमें से 2 राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं। कर्नाटक में हुआ भी है तो आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बताइए, यहां आपको किसने रोका है? किसने हाथ पकड़े हैं आपके? और अब आते हैं राहुल गांधी के उस खटाखट मॉडल के वादे पर जो उन्होंने इन तीनों राज्यों में किए थे। क्या वो लागू हो पाए हैं? आंकड़े क्या बताते हैं? हिमाचल प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का उठाया था। जाहिर है राज्य में सरकारी नौकरी पर निर्भर लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है, तो इस मुद्दे ने असर दिखाया और कांग्रेस चुनाव जीत गई। सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश ने या हिमाचल सरकार ने इसको लागू भी कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवंबर 2023 में लोगों को पेंशन मिलने भी लगी। लेकिन अब हालत आप जानते हैं क्या है? महज 10 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में हालात यह है कि सितंबर महीने की पहली तारीख को 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर को वेतन नहीं मिल पाया। वजह क्या है? राज्य की खराब आर्थिक हालत। राज्य का कर्ज प्रति व्यक्ति 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि फजीहत के बाद राज्य सरकार ने 5 सितंबर को वेतन जारी भी कर दिया। तेलंगाना में आइए आप, चुनावों में कांग्रेस ने 6 गारंटी की बात की थी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देंगे और हर महिला के एक अकाउंट में 2500 रुपए दिए जाएंगे, यानी हर एक महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। महिलाओं के मुफ्त बस सेवा महालक्ष्मी योजना लागू कर भी दी गई। लेकिन इससे तेलंगाना परिवहन निगम जो पहले से 1986 करोड़ के घाटे में था, उसे पूरा करने के लिए सरकार को बजट से 4206 करोड़ रुपए देने पड़े। और इसकी वजह से राज्य सरकार अभी तक महिलाओं को 2500 रुपए अकाउंट में भेजने की योजना लागू कर नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पैसा वहां लगा, वहां पैसा वहां लगा। कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आए 1 साल पूरे हो गए हैं, यानी 20% कार्यकाल सर पूरा हो चुका है। लेकिन एनजीओ सिटीजन्स वॉलंटरी इनिशिएटिव फॉर द सिटी के मुताबिक कर्नाटक सरकार सिर्फ 3% वादे पूरे कर पाई है। अब कर्नाटक सरकार वादे पूरे करने में क्यों सक्षम नहीं है, उसका ये प्रूफ लेकर आई, ये लेटर। यानी जिनकी आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उनके ही हक के पैसे डाइवर्ट किए जा रहे हैं। आई रीड दैट लाइन फॉर यू सर। Suo motu cognizance has been taken by National Commission for Scheduled Caste on a news item appeared in Hindustan Times dated 9/7/2024 under caption "Row after Karnataka government diverts SC/ST funds to welfare schemes as enclosed." The Karnataka government decided to utilize funds allocated under the Karnataka Scheduled Caste sub-plan and tribal sub-plan for implementing 5 guarantee schemes.
द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन डिसीजन टू डाइवर्ट 14,730 करोड़ रुपए जो है वो SC, SP और TSP एलोकेशन टू गारंटी स्कीम्स। यानी जो स्कीम्स की गारंटी दी गई है उसको पूरा करने के लिए SC ST का जो फंड एलोकेट किया था वो पैसा हम इधर डाइवर्ट कर रहे हैं SC ST का। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जब आपने जो मॉडल नारों के जरिए देश को बताया है उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, उस पर आपकी पार्टी, आपकी सरकार कितनी खरी उतर पा रही है? बोलने के लिए उन मुद्दों को उछालना कितना सही है, आप ही बताइए। और इसीलिए आज गूंज में इन्हीं सारे सवालों पर बात करना बेहद जरूरी है। इन सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। आपको मनोज काका नजर आ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको पंकज जी नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त JDU के सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़ा पैनल मैंने नहीं रखा है इसलिए क्योंकि बात जरा इस मसले पर हो जाए कि जो आप चाहते हैं वो क्या आपके घर में लागू हो पा रहा है। पंकज जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मैंने बहुत डिटेल्ड फैक्ट्स के साथ ये इस डिबेट को शुरू किया है कि जो राहुल गांधी चाह रहे हैं क्या वो अपने 3 राज्यों में जहां उनकी सरकार है कांग्रेस की कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? देखिए, एक शुरुआत हुई है। 3 राज्य कांग्रेस के पास हैं, वहां एक शुरुआत हुई है। आगे चलकर ये प्रतिशत और धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आप इतनी ही तफसील से रूबिका जी जरा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के बारे में भी तो बताइए। अब मुद्दा चूंकि अमेरिका में राहुल गांधी ने कुछ बातें कह दी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत चिढ़ हो रही है। लेकिन राहुल ने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि वे भारत की राजनीति में प्रेम, आदर और विनम्रता का भाव घोलना चाहते हैं। उन्होंने बहुलतावाद में विश्वास की बात कही। उन्होंने भारत को राज्यों का, संस्कृतियों का, भाषाओं का संघ बताया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ कल्चर्स, यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस की बात की। तो इनमें से कौन सी बात गलत है, उस पर बात होनी चाहिए। मैं बताती हूँ पंकज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा रूबिका आप ये बाकी स्टेट्स के बारे में क्यों नहीं बता रही और खासकर बीजेपी शासित राज्यों के बारे में क्यों नहीं बता रही? सर इसलिए क्योंकि यहाँ सुधांशु त्रिवेदी वो जवाब देंगे। सुधांशु त्रिवेदी या उनकी पार्टी या ऐसा कोई शख्स मुझे बता दिए जिसने कहा कि जहां 90% आबादी को उनका हक नहीं मिलता है मैं उस जगह रहना नहीं चाहता। ये मैंने नहीं कहा, ये राहुल गांधी ने कहा। तो राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि 90% आबादी को हक उन्होंने अपने 3 कांग्रेस शासित राज्यों में दिला दिया होगा। दूसरा, जिस मॉडल की वो बात कर रहे हैं, एक तो जातिगत जनगणना हो गई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात हो गई, और तीसरा कि हम जो है आपको गारंटी दे रहे हैं। सर गारंटी देने के लिए आप कंगाल थोड़ी ना हो जाएंगे। और मैंने इसीलिए वो 3 राज्य रखे हैं कि वहां पर क्या ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, और आपके सामने है सारी चीज। होने की शुरुआत हो रही है, एक ठोस शुरुआत हो रही है। अगर 90% आबादी को उनके हक दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी अगर कुछ राज्यों में वो प्रतिशत थोड़ा कम है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आखिरकार नियत तो है, कम से कम ये तो सोचिए कि मंशा तो है, तो इस मंशा पर बात होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने जैसे कि अमेरिका में कहा कि भारत में कौशल की कद्र नहीं है, तो सही कहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रूबिका जी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस योजना में तरह तरह के घोटाले हैं। कौशल विकास केंद्र किन लोगों को चलाने के लिए दिए गए हैं कौन नहीं जानता है, और उनमें जो लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं उनमें से 20% को भी नौकरियां नहीं मिली हैं, और जिन्हें मिली दिखाई गई हैं उनमें से 75% के नियुक्ति पत्र फर्जी हैं, आरोप हैं, जांचें चल रही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सरासर झूठ हैं। मैं सुधांशु जी का इंतजार कर रही हूँ, अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सत्यप्रकाश जी, सुना आपने, नियत है, शुरुआत हो चुकी है हमारी, हम तो ये चाहते हैं कि हो जाए। राहुल गांधी 2 टूक बात जरूर कर लेते हैं। उनकी सरकार है कर्नाटक में, जातिगत जनगणना पूरी हो चुकी है, उनकी हिम्मत नहीं है
कि जातिगत जनगणना की उस सर्वे रिपोर्ट को कर्नाटक की जनता को बता करके और वो उनकी जो मंशा है वो करके दिखाएं। तेलंगाना में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, अभी आप रिपोर्ट में कह रही थी, वो फोन करेंगे और कल मंत्री बन जाएगा, ये करके दिखाएं। करना धरना कुछ नहीं, और जाकर अमेरिका में गाल बजाने के अलावा राहुल गांधी कुछ करते नहीं है। कोई शिकायत थी, घर की बात कर लेते, घर में तो अच्छा था, हमसे कोई शिकायत थी तो हमसे कर लेते तो अच्छा था। ये क्या तरीका है कि बार बार विदेशी लोगों के बीच बैठकर, कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत को तरह तरह से बदनाम किया है। आप ये बताते कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उनके मनमोहन सिंह के राज में 70 सालों में कितने दलित को इस राष्ट्र में राज्यपाल बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया या हिस्सेदारी दी। बताते नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो कम से कम 20% दलित को दिया था। ऐसा कभी किया नहीं। कांग्रेस का ना आरक्षण से कोई लेना देना, ना दलित विकास से कोई लेना देना, ना ओबीसी के विकास से तो खैर कुछ भी लेना देना नहीं। अगर 70 साल में गाल बजाने वाली पार्टी आज विदेश की धरती पर भारत को बदनाम कर रही है, जहां अभी पिछड़े जाति के लोग आगे हैं, जहां राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, महिला हैं, जहां 29 मंत्री केंद्र में ओबीसी समाज से हैं, जहां 4 दलित समाज से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। नहीं, पर ये इसी मसले पर मनोज काका आज बहुत क्लियरली, और सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मनोज काका ओपनिंग रिमार्क इस बात को लेकर, कथनी और करनी में आप इस देश को जो सुझा रहे हैं वो जमीन पर करके तो दिखाइए। आप अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं पूरे देश में 17% ओबीसी अगर कोई चेहरा आया तो वो कांग्रेस ने, लेकिन इतने टाइम में बीजेपी ने 31% ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया है। और आप कह रहे हैं कि ये लोग पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी हैं। मैं आंकड़ों के जरिए बात कर रही हूं, आप आंकड़ों के जरिए मुझे झुठला दीजिए। नहीं, आपने ठीक बात कहा कि आंकड़ों के जरिए आंकड़ों की बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा होगा कि आंकड़े हमें नहीं, हमारा आपका जो संवाद हो रहा है ये पूरा 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहे हैं। दूसरे छोड़िए, हम जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो दुर्भाग्य से हमारे आपके प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं, वो हमारे आपको हिंदू मुसलमान में वो जोड़ते हैं, आप समझिए, सद्भावना आपके भी प्रति योगी की नहीं है। लेकिन 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ अन्याय हुआ है, लेकिन उस अन्याय को न्याय देने के बजाय को सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और अपने लोगों को लगा करके सुप्रीम कोर्ट में उसका बचाव नहीं किया, बल्कि उसके विरोध में उतर गई और आज उन नौजवानों को न्याय नहीं मिल रहा। आप बात कर रही हैं, अगर इतना समतावादी भारतीय जनता पार्टी हो गई है तो मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े के नाम पर 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन क्या हुआ? इस देश में ये आंकड़े हैं, आपको पूछना चाहिए कि 17,000 दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज के नौजवान जिनका आईटी में, आईआईएम में एडमिशन हुआ और वो इस कारण से छोड़ दिए कि वहां उनके साथ भेदभाव हुआ। इस देश के 18 से 20% मुसलमान की आप भारतीय जनता पार्टी से और अपने सहधर्मी और वैचारिक जिनके साथ आपका लगाव है, कम से कम सुधांशु से पूछिए कि इनके कैबिनेट में कितने मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया, ये पूछिए। और इनसे ये जानना चाह रहा है, ये देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो 45 है उसमें कम से कम 10 भी आपने ओबीसी और एसटी वर्ग के कुलपति क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में 36 स्टेट विश्वविद्यालय आपको पूरा हक है, एक भी दलित और ओबीसी लेकिन ये जो सबके हक अधिकार न मिल जाए, हम मजहब की बात कर रहे हैं, सबकी जिसकी जितनी संख्या सुनिए ना, भागीदारी ना। हाँ, तो मैं आपसे कह रही हूँ मनोज जी, बगल ही में आपके खिड़की है जहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। आप ये सवाल उससे पूछने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथियों के प्रति भी है। तेलंगाना में कितने मुसलमानों को उन लोगों ने, वो तो पक्ष में रहते हैं ना, वो तो पूरा टाइम मुसलमानों की बात करते हैं ना। सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद मुसलमानों की, बताइए कितनों को मंत्री बना दिया तेलंगाना में कांग्रेस ने? पूछिए ना फोन लगा के राहुल गांधी को। हैं? आप तो इन लोगों पर सिर्फ थप्पा लगाते हैं। राहुल गांधी से
कौन होता हूँ पूछने वाला? क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन में नहीं है आप लोग? क्या आप कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कहाँ मुस्लिम नेतृत्व है? अरे वो पूछिए, सुधांशु जी बिल्कुल बगल में है, अभी जवाब दे देंगे। पर मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये 2+2 आप आबादी के पैरोकार हिसाब है, से इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। और बात नागरिकों के सम्मान देने की हो रही अरे है। बिल्कुल, जब इस देश का सम्मान ही की सभी तो बात हो रही, तो तेलंगाना में वो सम्मान काहे चला जाता है कबड़ के अंदर? सर सुधांशु जी, जब उसको हिस्सेदारी मिलेगी, बहुत सारे सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर कितने मुसलमानों को चेहरा बना दिया तब तक, और आज का डिबेट का जो मुख्य बिंदु है सर यही है, राहुल गांधी जो मॉडल पेश कर रहे हैं उस मॉडल की एक मिसाल तो दिखा दें, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो कि फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जाति देख के ये सवाल का इनकाउंटर जवाब होता भी है, मांग जाति लिया है देख के मनोज थाने में काका। पोस्टिंग अब मिलती है, ओके। जाति देख के डीजीपी बनाया मनोज काका, जाता है, मैं जाति शांत होने देख को के कह रही प्रमुख हूँ। सचिव गृह मनोज बनाया जी। जाता है, और यही पूरे देश में कमोबेश है। ओके सुधांशु जी, अब मैं मनोज जी की बात एक गरीब का बेटा सिर्फ इसलिए इनकाउंटर में मार दिया गया कि वो यादव समाज से था। अभी ललितपुर में क्या हुआ है, एक पटेल को मुख्यमंत्री के सजाती लोगों ने घर में जाके जला दिया। कौन सवाल करेगा? सुधांशु जी स्क्रीन पर वो अपनी बात रखें, तब तक आप कनेक्शन। देखिए, जो मनोज जी ने बोला मैं उन्हीं का बात का जवाब देता हूं। इनका कहना है SC ST को ये दिया, ये नहीं दिया। मैं तो कहता हूं छीन किसने लिया? उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा की सरकार ने। आप कह रहे हैं इनको नौकरी दी और स्थान दिया। हजारों दलित जो कि प्रमोट हो चुके थे उसको रिवर्स करके डिमोट किसने किया? सपा की सरकार ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि हजारों आरक्षित श्रेणी के लोग जो प्रमोट हो चुके हों उन्हें डिमोट कर दिया जाए। अगर किया तो सपा की सरकार। अब आइए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय संसद में आया तो किस पार्टी के सांसदों ने फाड़ के फेंक दिया वो विधेयक? समाजवादी पार्टी। अब आपको बताना चाहता हूं, उत्तर भारत में और एब्सोल्यूट सरकार में देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी का एलानिया कोर्ट में दिया बयान है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और बसपा के दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित कर करके घसीट के गाड़ियों में बैठाल के बलपूर्वक लिया जा रहा था। वो किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। जानलेवा हमला मायावती पे किया समाजवादी पार्टी ने। बचाने कौन गया? हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी। मायावती जी ने तो अभी कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी। तो किसका किसके साथ? और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि नारा लगा है पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दलित गवर्नमेंट पूरे भारत के इतिहास में आई है 2007 में, तो वो नारा लगा था जड़ गुंडा। क्या तरीका है? आप बहुत भी बोल रहे थे जैसे राष्ट्रीय चैनल पे होता शांति से। आप अपने दौर का इंतजार करिए, अपने टर्न का इंतजार करिए। अभी ऊपर सबसे ज्यादा ये तरीका ठीक नहीं है कि आप अपना पूरा भाषण दे देंगे और दूसरे में डिस्टर्ब करेंगे। मनोज जी, बीच में आपको किसी ने नहीं दो, किसी ने नहीं, पूरी बात अब मैं जवाब उसके बाद क्रॉस और काउंटर सुनिए। क्वेश्चन है ना। अगर भारत के इतिहास की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की पहली दलित गवर्नमेंट बनी, किसी दलित पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली 2007 में उत्तर प्रदेश में, तो नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। हमारा नारा नहीं था, बुआ जी का नारा था। वो किसके लिए बोला गया था? ये उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश को समझने वाले सब लोगों को पता है। अब मैं बताता हूं जिसकी हिस्सेदारी और जिसकी जितनी संख्या भारी की जो ये लोग बात करते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए रूबिका जी, 542 में से इंडी गठबंधन ने 20% के हिसाब से 110 मुसलमानों की सूची बता दें, मैं अपना बयान विड्रॉ कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, 16 मुसलमानों के नाम बताएं, मैं अपना बयान विड्रॉ करता हूं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहां? महाराष्ट्र। 48 में एक भी मुस्लिम नहीं, जीरो। एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। हमको ज्ञाना दे रहे हैं। सुनिए, अरे भाई क्या बात? रुकिए मनोज जी, मनोज जी चैलेंज है ना, एक्सेप्ट द चैलेंज। इधर उधर की बातें नहीं सर, वो कह रहे हैं, आपकी कोई वो ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी कि वो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेंगे। पंकज जी, मुख्तार अब्बास नकवी मनोज को जी ऐसे किनारे नहीं। लगा दिया। क्या बात कर रहे हो? मनोज जी ऐसे और नहीं किस चलेगा। तरह से आप मनोज जी बचाव कर ऐसे रहे हो नहीं अपने चलेगा। बातों का? मैं इस आप- देश के 20% मनोज जी लोगों ऐसे के नहीं प्रति चलेगा ना, आप ऐसे आपकी कोई आप जिम्मेदारी ऐसे नहीं है। डीरेल करेंगे जिनकी डिबेट, तो 70 ठीक कमेटी नहीं की है। रिपोर्ट है कि उनकी बीच में हालात मत बोलिए दलितों से जब भी ज्यादा तक इस देश में नहीं, खराब है। नहीं सर आप ऐसे नहीं विदेश में चलेगा। जाके पंकज जी प्लीज स्क्रीन पर आप आइए गलत ना, कंट्री में मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, ही विल विड्रॉ हिज कमेंट्स। आप बता दीजिए, उन्होंने तो पूरे बकायदा सबसे बड़े स्टेट से लेकर
सिलसिलेवार तरीके से बता दिया है। आप लोग तो पैरोकारी करते हैं ना मुसलमानों। तो सुधांशु जी ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में कितने मुस्लिम सांसद हैं और देश की विधानसभाओं में कितने मुस्लिम विधायक हैं। अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसकी आलोचना करनी जरूरी है। खुद मुसलमानों को कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी जरा ये बता दें। आज राहुल जी की बात पर जो उन्होंने, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, अब उन्होंने कह दिया कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वहां बेरोजगारी नहीं है, तो बवाल कर दिया। लेकिन इसमें क्या गलत कह दिया? ये तो तथ्य है। चीन में बेरोजगारी की दर 5% है और भारत में बेरोजगारी की दर इस समय 9.2% है। भारत से चीन ने पिछले साल 122 बिलियन डॉलर का भारत ने आयात किया, निर्यात सिर्फ 18 बिलियन डॉलर का किया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 450 बिलियन डॉलर सालाना का है। तो ये आंकड़े आप कहां से लाए हैं? 5,000 बिलियन डॉलर बेरोजगारी दर वाले आंकड़े आप कहां से लेकर आए? राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत को न्यूज 18 इंडिया डंके की चोट पर कहता है, उसके फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं सर। न्यूज 18 इंडिया पर गूंज में हमने वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताए थे। सुधांशु जी, चीन बेरोजगारी दर में हमसे नीचे है, आप लोग बर्बाद हैं। मैं दोनों चीन का भी जवाब देता हूं और मुस्लिम पे। पंकज जी, हमने ऐसे मुसलमानों को आगे किया जो कि आलमे इस्लाम में उनकी एक हैसियत है। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, राष्ट्रपति हमने बनाया, आप लोगों ने विरोध किया। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई नहीं गया, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में गए। आज की डेट में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के गवर्नर है, मैं मौलवी उलेमा इकराम की बात नहीं करता हूं, पॉलिटिकल क्लास में मैं चैलेंज करके कहता हूं इस्लामिक मामले में उनसे बड़ा आलिम फाजिल कोई हो जो बात करने की हैसियत रखता हो तो बता दीजिए। और देश में सबसे सेंसिटिव पोस्ट क्या होती है? आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, आईबी चीफ फट से बदलती है 15 दिन में। जब मोदी जी आए मई 2014 में तो भारत का आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। And he's the only IB chief which was not changed, और 2 साल का कार्यकाल पूरा करके गए। मोदी गवर्नमेंट में आईबी चीफ मुस्लिम थे। अब मैंने पूछा, देखिए डिस्टर्ब मत करिए सर, अनकंफर्टेबल टाइम पे डिस्टर्ब करने का अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पंकज जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो सफाई नहीं है ना, तो आपने अपने टर्न पे शांति से हम लोग बात करें। अब आइए चीन के ऊपर। पंकज जी, आपके आंकड़ों का स्रोत क्या है? चाइना की सरकार ने 2023 से लेकर जनवरी से लेकर जुलाई 2023 के बीच में बेरोजगारी की दर वहां पहुंची 21%। और मैं दर्शकों से कह रहा हूं, चेक कर लीजिए, चीन ने अगस्त 2023 के बाद 6 महीने तक बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। अगस्त से लेकर अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक चीन में कोई बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं। फिर उन्होंने जनवरी में दूसरे तरीके से आंकड़ा देना शुरू किया, जिसपे उन्होंने कुछ और चीजें ऐड की। फिर इस साल जुलाई में 17% है। क्या बात कर रहे हैं सर? वहां के ऊपर सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट कर गई। 1 दर्जन से अधिक जो कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, वो डिफॉल्ट कर गई हैं। चाइना के अंदर की स्थिति क्या है कि बैंकों के आगे टैंक तक लगाने पड़े हुनान प्रोविंस में। मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूं। ये कहां से कौन आप लोगों को आंकड़ा देता है? राहुल गांधी को कौन से ये चीन के बारे में परिस्थिति नजर आती है कि चीन में रोजगार बहुत? अब ये बताइए सुधांशु जी, ये जो मैं एक और बात कह दूं दर्शकों से। सुधांशु जी, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन आप मनोज, मैं एक सेंटेंस और बोल दूं। अच्छा, एक सेंटेंस बोलिए और फिर मनोज का एक सेंटेंस। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, चीन में जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनके भी मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ा। उसने, जानते हैं चीन ने क्या कहा है कि आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है। और चीन ने इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन ने 37% ड्यूटी लगा दी है, उसके अगेंस्ट WTO गया है। लेकिन जो उसे लग रहा है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही। ये कौन ज्ञान दे देता है? कहां से मनोज काका बताइए तो सही, ये कौन सी आपके तरकश में कौन से तीर है? कौन ये तीर डाल रहा है? फिर मैं कह रही हूं फैक्ट्स पर बात करें। अब देखिए, हमारे तर्कस में कौन सा तीर है, कौन सा तीर नहीं है, ये तो हम आप सब जानते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी के वो उस बयान से और उस तरह के विचारधारा से तो हम संबद्ध नहीं हो सकते हैं कि गोबर से कोरोना का इलाज हो जाएगा, थाली और ताली पिटवाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। और इनका इसी तरह की राजनीतिक और इसी तरह की इनकी वैज्ञानिक चेतना है कि जब देश में लाशें निकल रही थी तो नरेंद्र मोदी थाली पिटवा रहे थे। और अगर मुंह से ही चाइना से आप सशक्त बन रहे हैं
तो बनिए। आज चाइना की इकोनॉमी कितनी है, हमारी कितनी है? चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। वो दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आज चिप का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार आप कर रहे हो। चाइना के मुल्क के प्रधानमंत्री को झूले नरेंद्र मोदी जी झुला रहे हैं। लेकिन सच को सच कह दो, उसके लिए इन लोगों को सच सुनने की कहीं भी कोई संतुष्टि ही नहीं है। सच के ये लोग बहुत खिलाफ होना चाहते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ? आज हमारे जो सारे जो देश हैं, चाइना वहां से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगान तक कॉरिडोर बना चुका है। हमारे जो सैनिक हैं उनसे पूछिए कि क्या हालात है। हमारे जब सैनिक कहने लगे कि हमें एयरक्राफ्ट से भेजिए, हमें एयर ट्रांसपोर्ट दीजिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट न देकर के जमीन से भेज देते हैं और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं पुलवामा में। उसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली और अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, तो आपको मुबारक। एक दुनिया जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि हम निजा परोवेति गणना चल आपने बोला है, इतनी बातें मनोज काका बोली हैं, आप कह रहे हैं पूरी मुझे दुनिया प्रूफ दीजिए गलवान का, तो ये बात तो मुझे माननी प्रूफ पड़ेगी ना दीजिए कि कहां गलवान का। विकास और है कहां इतना नहीं है। चीन को इसको हमें लेकर आपने समझना बातें पड़ेगा। कह दी है मनोज काका, इतनी चीन को तो वहां तो भाई एक ही गवर्नमेंट है, हम चीन को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं है। चीन यहाँ से आप चाहते भारत हैं की कि वो हो प्रतिभा। जाए। सुनिए तो रूबिका, हाँ। अब सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, चीन खत्म से भारत की प्रतिभा, भारत का गौरव, भारत का लोकतंत्र सब सशक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो अपने देश पर जो लगातार कर्जे लाद रहे हैं, अपने देश के 140 करोड़ लोगों पर, अब वो अमीरात में जाकर के, दुबई में जाके शेख को गले लगाते हैं और अपने यहाँ मुसलमानों के खिलाफ लगातार गिरिराज सिंह से लगा करके और तमाम उन्मादी लोगों से बयान दिलाते हैं। ओके सर, आपने कहा खत्म कर रहे हैं, मैंने मौका दिया आपको जवाब, समाजवाद अब बना आपको रहे, जवाब सुनना मानवता होगा। बनी रहे, ठीक और है। इसी आधार पर हम दुनिया का ओके नेतृत्व सर, कर अब मैं पाएंगे। आपको जवाब, हम अब मैं सिर्फ आपको जवाब गोबरवादी सुनने का भी मौका विचारधारा दूंगी। से, उन्मादी गोबर विचारधारा पर से थाली कभी पर दुनिया ये का बयान नेतृत्व तो नहीं कर सुधांशु भी पाएंगे। देंगे, हम लेकिन आपको ये सत्यप्रकाश समझाना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, ये चीन को लेकर इतनी मेरे तो समझ ही नहीं आता, क्या वजह क्या है? मुझे भी वजह सुधांशु जी, नहीं आते पता। हो। मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहता हूं कि जब डोकलाम का क्राइसिस हो रहा था, भूटान, चीन और भारत के बीच एक जगह है, तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में चाउमीन खा रहे थे। उस समय उनके जो बयान हैं वो चीन के प्रति बहुत गहरा लगाव दिखता है। इन लोगों का चीन से कोई संबंध और मनोज काका बीच ये में कोई मनोज नहीं बोला। यार ये बदतमीजी नहीं मत। नहीं, ये ठीक नहीं है ये- मनोज काका, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, ऐसे मत नरेंद्र बोलिए, मोदी उन्होंने ऐसा मत अरे करिए। आपको मौका दिया, आपने पूरी बात बोली, अब बाकियों की तरह आप सुनने का भी अरे तो मनोज जी, चुप सुनने हो का भी तो जाइए। धैर्य रखिए ना। ये भूल गए क्या? सत्यप्रकाश जी, आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप ही बोलेंगे। बोलिए। तो देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा चीन से तुलनात्मक दृष्टिकोण में इसलिए कहा, कुछ चीन का बैकडोर रिलेशन है कांग्रेस पार्टी और चीन के किसी एजेंसी के साथ। ये बात देश जानता है और सरकार भी जानती है, और कई बार ये आरोप उन पर लगा है सबूतों के साथ। वर्तमान माहौल में जो हम डिस्कस करने बैठे थे कि राहुल गांधी जी जो विदेश की धरती पर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, यहाँ के सिखों के बारे में कुछ कहा है, तो इस अनाप शनाप को बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगे, वो क्यों बोल रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन में 3 बार जो व्यक्ति जनता से बार बार नकार दिया गया हो और सारी सीटों सारे लोगों के साथ मिलने पे किसी तरह 99 पर पहुंचा हो, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसी मानसिक स्थिति होगी कि वो विदेशी धरती पर भी जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा। ऐसा पहले कभी किसी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता ने नहीं किया। संक्षेप में, सच में क्या वो बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या यहाँ पर सिख बगैर पगड़ी के घूमना पड़ता है उनको, बगैर कड़े के घूमना पड़ता है? क्या बात कर रहे हैं आप? देसी धरती, विदेशी धरती, ये क्या होता है? परंपरा तो यही थी रूबिका जी कि जब हम विदेशी धरती पर हों तो अपने देश के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी ना करें। मगर ये परंपरा तोड़ी किसने? इसे तो नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के भीतर ही तोड़ दिया। 2015 में 14 से 16 मई तक चीन में और फिर 18 से 19 मई तक दक्षिण कोरिया में सियोल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतवासी सोचा करते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म हो गया। फिर उसी साल 2015 में नरेंद्र भाई ने कनाडा के टोरंटो में रिको कॉलेजियम स्टेडियम में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को जितनी गंदगी फैलानी थी उन्होंने फैलाई, गंदगी फैलाने वाले अब चले गए हैं, हमें तो अब सफाई करनी है। फिर अमेरिका में क्या कहा उसी साल सितंबर में कि स्कैम इंडिया अब स्किल इंडिया बन गया है।
और अभी अभी मैंने आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की असलियत अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। आप कहें तो मेक इन इंडिया की असलियत भी बताऊं? सुधांशु जी बैठे हैं, सब जानते हैं कि मेक इन इंडिया नाम के लिए है। तकरीबन सारे पुर्जे चीन से लाकर भारत में असेंबल कर दिए जाते हैं। मेक इन इंडिया के नाम पर सरकार घटिया सामान खरीद रही है। तमाम आरोप हैं। मेक इन इंडिया के बहाने सुरक्षा उपकरणों तक की घटिया सप्लाई के आरोप हैं। सुधांशु जी पता कर लीजिए, अभी अभी अखबारों में छपा कि विमानतलों पर जो सामान की एक्सरे मशीनें हैं उनके ठेकों में बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ के ठेकों में घोटाला हो रहा है। आरोपों पर जवाब सुधांशु जी, पहले कौशल विकास और अब मेक इन इंडिया पर बात। एयरपोर्ट अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं है। ओके, तो ये हालत है। मैं मनोज काका जी और पंकज जी दोनों की बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले मनोज जी ने कहा वो गोबर की बात, तो मनोज जी को पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से गोबर जो है वो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक माना जाता है। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, इसके पेटेंट भी अवेलेबल है। और सुनिए मनोज काका जी, कान खोल के सुन लीजिए, गोमूत्र का भी एंटी फंगल, एंटी वायरल चीज के लिए पेटेंट है। यूएस का पेटेंट नंबर है 6। अरे सुनो मेरे भाई, 641 क्या बदतमीजी है, हर बात में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका है ये? कोई ये बोलेगा आप बीच में बोलने लगेंगे। मनोज जी ऐसे मत कीजिए ना, आपको मौका क्या तरीका है भाई? राष्ट्रीय चैनल पे सभ्यता और भद्रता के साथ बात करिए। सब अपने अपने टर्न का इंतजार करते हैं। आप जब आपका टर्न आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आप उड़ा दीजिएगा, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर दूसरे को बोलने दीजिए। पर रुक जाइए जी। हाँ, अब मैं बताता हूं मनोज काका जी, विधिवत कान खोल के सुनिए। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। मगर क्या बताएं, ऐसा गुड़ गोबर किया हुआ है दिमाग में भरकर कि भारत की कोई भी अच्छी चीज को यह मानने को तैयारी नहीं होते। अब आइए चाइना के ऊपर, ये कह रहे हैं चाइना से तुलना करनी चाहिए। तो मनोज जी और पंकज जी, आप दोनों लोग जरा ध्यान दें, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बोलना चाहता हूं। एक सज्जन है ली फॉन्ग शू, उनका नाम सुना है आपने? ये कौन है? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, गायब, पता ही नहीं है कहां। एक और सज्जन है मिस्टर क्विंग गैंग, ये कौन थे? चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, गायब। और एक है मिस्टर ली याई चाउ, ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के चीफ थे, लाइक द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गायब। और सुनिए जैक मा, अलीबाबा के मालिक, जो $29.8 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, गायब। अरे बहुत लिस्ट है। और आप कहते हो, और उसके बाद दर्शकों तो मैं कहता हूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना भारत से 30 अंक ऊपर है। सोचिए ये लोग कैसी प्रेस फ्रीडम बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का सेकंड इन कमांड गायब, और सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो गायब, और उस पर कोई चू नहीं बोल सकता। लास्ट प्लेनियम हुआ तो हु जिनताओ की बाहर निकालती फोटो के अलावा मीडिया के पास एक फोटो नहीं, एक सवाल नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत खराब है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही कि चाइना के साथ किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसकी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय, तो चाइना को जिस ढंग से हम लोगों ने डील किया है, यह बताइए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, हम मेंबर बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पर एक प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर, अभी IC 814 बहुत आई है ना, मसूद अजहर को हमने आतंकवादी अप्रैल 2019 में घोषित करवा लिया यूएन से, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में आतंकवाद का विषय ले आए मोदी जी, चाइना नहीं रोक पाया। आज स्थिति क्या है? चाइना के साथ कितने देश है बताइए? सिर्फ 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। एक चाइना का मैप देखिए, इधर पाकिस्तान, उधर नॉर्थ कोरिया, क्या झूला झुलाया है। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, और ढूंढे देश नहीं मिलता आसानी से चीन के साथ। चाइना का थिंक टैंक कह रहा है कि वो वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, जैसा टियानामेन स्क्वायर के बाद था। महोदय आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता है, और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम, बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं अपना बयान विड्रॉ करने को तैयार हूं। पंकज जी को मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज काका कौन सा तथ्य बताएं? भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तथ्य बता करके उसी को देश का तथ्य समझाना चाह रहे हो। जो तथ्य है, तथ्य से आप भाग रहे हो। आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है, आप बता रहे हो। बांग्लादेश में चाइना का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। मालदीव के साथ क्या हुआ, नरेंद्र मोदी कहां, मणिपुर में क्या हालात है।
जो बुनियादी सवाल आज मणिपुर में जिरीबाग से लेकर के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। सारे जगह इस देश की सारी सामरिक जो हमारे दोस्त थे नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, सारे लोग आज हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इनकी सामरिक नीति बहुत अच्छी है। सच बात कह दीजिए तो इनको बहुत कड़वा लगती है। आज सामरिक की आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है पूरी दुनिया में, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या बुरा कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएस यूनियन ऑफ स्टेट है उसी तरह से इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन आप तो अब संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो हिटलर वाली तानाशाही चलाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे हटा देते हैं जैसे किसी को पता न चले। और आज भाजपा शासित एक मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले ले, कोई निर्णय ले ले। और भाजपा तो हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों गए? 99 में जब अटल जी की सरकार बनी उससे पहले हुआ था कि नहीं जातिगत जनगणना होगी, उसका रिपोर्ट किसने रोका? आपके प्रभात झा का लेख है जनसत्ता में, आपको पढ़ना चाहिए। आप ज्यादा यहाँ धार्मिक पाखंड फैला करके आप उसको वैज्ञानिक चेतना बताते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा, अब मैं आप गोबर वाली पद्धति को गोबर वाली पद्धति से बहुत संबंध हो रहा है। सारे आप इस देश में सारे लोगों का सारे चीजों का अगर आप इनको रॉन्ग प्रूव कर दीजिए ना। मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ, अगर आप मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी को, आप गलत साबित कर दीजिए कि 3 चीनी नाम जो इन्होंने बताए हैं वो अभी भी अपने घर में मजे से अंगूर खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। आप ये प्रूव कर दीजिए कि चाइना सच में इस वक्त हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है इकोनॉमिकली, मैन्युफैक्चरिंग में और 10 दूसरी चीजें जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। और तीसरा मैं फिर आप लोगों को आप लोग इधर उधर गए, मैं आपको वापस ट्रैक पर लेकर आती हूँ। राहुल गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल का एक नमूना तो मुझे बता दीजिए ना। 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में से एक नमूना मुझे बता दीजिए कि रुबिका लियाकत ये रहा। तेलंगाना जैसा माहौल हम पूरे देश में ला देंगे, कर्नाटक जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे, हिमाचल प्रदेश जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे। बताएं। नहीं, अब आपका जो सवाल है मैं समझूंगा कि आप सुनेंगी भी। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं ना समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चाइना से हम हर क्षेत्रों में हमारा आत्मबल उससे बड़ा है। हमारे लोग हमारे जो सरहदों पे सुरक्षा करते हैं उनके साहस, अदम्य साहस, उसकी कुर्बानियां सब हमारी बड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई देश दुनिया के पृष्ठभूमि पर और दुनिया के पटल पर अगर आगे बढ़ रहा है हमसे, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें उस तरह के सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए कि हम आगे बढ़े। लेकिन सिर्फ अगर बातों से समृद्धि आ जाए, अगर क्या ये सही नहीं है कि देश लगातार कर्जों में डूब रहा है? क्या ये सही नहीं है कि ओके मनोज काका, जवाब दीजिए सुधांशु जी। सबने कहा है कि भारत अपने जीडीपी के बरक्स लगभग 100% मैं एक लाइन में मैं जवाब देता हूं। जो मनोज जी ने कहा मैं बिल्कुल कहता हूं, हमें ध्यान देना चाहिए। चाइना और भारत 70 के दशक तक एक थे। फिर फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक जाके चेक कर लें। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.4 बिलियन था और भारत का 7.8 था। भारत का 3 गुना था चीन से। और 80 से लेकर 2014 तक 34 साल में सिर्फ 6 साल हमारी सरकार रही और कहां चीन पहुंच गया, कहां हम रह गए जनाब। मगर अफसोस कि आज भी जो अपनी प्रेरणा विदेश में ढूंढते हैं उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए वो अमेरिका में और इंग्लैंड में जाकर कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यही वो टाइम है जब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। सोचना होगा, आप जितना चाहे जो चाहे बंद कमरों में इस जमीन पर कहिए, लेकिन वहां जब जाते हैं तो इतना तोल मोल कर बोलना होगा कि दुश्मन ये ना सोचे कि ये दोस्त है हमारा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।